प्रेमचंद के एक बहुत ही बहुत अहम उपन्यास कर्मभूमि की दुनिया में उतर रहे हैं। ये 1932 में लिखा गया था। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इसके किरदारों, इसके सामाजिक संदेश और उस दौर की उथल-पुथल को समझने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हाँ। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है जो आज भी उतना ही ताज़ा है कि एक पढ़े लिखे इंसान की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। और ये सवाल उस दौर में बहुत मायने रखता था। 1932 का भारत, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर चल रहा था। देश में एक बेचैनी थी, खुबाल था। अच्छा। प्रेमचंद इसी माहौल में कर्मभूमि लिख रहे हैं। तो ये उपन्यास सिर्फ एक साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि उस दौर के एक तरह से सोशल एक्सरे है। सोशल एक्सरे। हाँ, जो दिखाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, वो लोगों के घरों में, उनके रिश्तों में और उनके मन के अंदर भी लड़ी जा रही थी। तो कहानी के बीच में है अमरकांत, लखनऊ के एक अमीर घर का लड़का, पढ़ा लिखा। हाँ, और बहुत संवेदनशील भी। बिल्कुल संवेदनशील। कहने को तो सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो अपने आसपास की दुनिया से खुश नहीं है। नहीं है। उससे किसानों पर होता जुल्म दिखता है, औरतों की हालत देखकर दुख होता है, और धर्म के नाम पर जो ढोंग चल रहा है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही बेचैनी, यही उसके अंदर एक नैतिक संकट, एक मॉरल क्राइसिस पैदा करती है। हमारे स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि अमरकांत का संघर्ष बाहरी दुनिया से पहले अपने भीतर शुरू होता है, अपने अंदर। हाँ, वो खुद से पूछता है, अगर मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं देती तो फिर इसका फायदा क्या है। ये सवाल सिर्फ अमरकांत का नहीं था, ये प्रेमचंद का उस पूरी पीढ़ी से सवाल था जो अंग्रेजी तालीम पाकर सिर्फ एक आरामदायक नौकरी का सपना देख रही थी। लेकिन असल जिंदगी में कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। हाँ, अपना सब कुछ, अपना आराम, अपने परिवार की उम्मीदें छोड़ देता है क्या? ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? उसके पिता दीवान हैं, चाहते हैं कि बेटा अफसर बने। वो चाहता तो एक बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकता था। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और प्रेमचंद इस आदर्शवाद को बहुत यथार्थ के धरातल पर दिखाते हैं। ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है। अमरकांत के अंदर महीनों तक ये कश्मकश चलती है। अच्छा। वो उपन्यास दिखाता है कि वो कितना अकेला महसूस करता है। उसका परिवार उसे नाकारा समझता है, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका ये चुनाव एक भावुक फैसला नहीं है, ये तो एक तरह से एक तकलीफदेह वैचारिक जन्म है। और वो गांधीवादी विचारधारा से भी प्रभावित है ना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक झुकाव नहीं है। तो फिर क्या है? उस दौर के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा का क्या मतलब था? देखिए, उस समय गांधीवाद का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था। उसका एक बहुत बड़ा पहलू था सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार। हाँ, यानी समाज की भीतरी बुराइयों से भी आजादी, जैसे छुआछूत, गरीबी, धार्मिक पाखंड, और वो भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर। अमरकांत का रास्ता यही है। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहता, वो समाज को अंदर से बदलना चाहता है। अच्छा, इसीलिए वो नौकरी को ठोकर मारकर एक गांव में जाकर काम करने का फैसला करता है। बिल्कुल। और यहीं से असल टकराव शुरू होता है, न सिर्फ बाहर की दुनिया से बल्कि घर के अंदर भी। घर के अंदर ज्यादा। हाँ, खासकर उसकी पत्नी सुखदा के साथ। सुखदा का किरदार तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। अगर अमरकांत उपन्यास का एक ध्रुव है तो सुखदा दूसरा। वो भी पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यवहारिक है। उसे एक अच्छी, प्रतिष्ठित और आरामदायक जिंदगी चाहिए। हाँ, और वो अमरकांत के आदर्शों को शुरुआत में पागलपन समझती है। उसे लगता है कि अमरकांत अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रहा है। दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। एकदम। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सुखदा पूरी तरह बदल जाती है। सच कहूं तो कुछ आलोचक मानते हैं कि उसका ये बदलाव थोड़ा अचानक और फिल्मी सा लगता है। एक अमीर, ऐशो आराम में पली बड़ी औरत रातों रात एक क्रांतिकारी नेता कैसे बन जाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर हम सतही तौर पर पढ़ें तो ये बदलाव अचानक लग सकता है, लेकिन प्रेमचंद इसकी नींव बहुत धीरे धीरे रखते हैं। कैसे? सुखदा का बदलना किसी भाषण को सुनकर नहीं होता, वो जिंदगी के कड़वे अनुभवों से बदलती है। जब वो शहर में मजदूरों की बस्ती में जाती है, जब वो देखती है कि पुलिस की लाठियां कैसे बेगुनाहों पर बरसती हैं, अच्छा। जब वो अमरकांत के त्याग के पीछे की सच्चाई को अपनी आंखों से देखती है, तब उसका भ्रम टूटता है। उसका हृदय परिवर्तन बौद्धिक नहीं है, वो भावनात्मक है। वो अन्याय को महसूस करती है। वो किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभव से सीखती है। ठीक, यही बात है। और उसका चरित्र इसलिए भी क्रांतिकारी है क्योंकि उस दौर में कई बड़े समाज सुधारक भी महिलाओं को पढ़ाना तो चाहते थे, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो बेहतर पत्नियां और बेहतर मां बन सकें। उनका दायरा घर तक ही सीमित था। बिल्कुल। प्रेमचंद सुखदा को उस दायरे से बाहर निकालकर एक स्वतंत्र राजनीतिक कर्ता के रूप में खड़ा करते हैं।
एक ऐसी नेता जो पुरुषों को भी नेतृत्व देती है। ये तो 1930 के दशक के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी और साहसी वैचारिक कदम था। वो सिर्फ अमरकांत की परछाई नहीं बनती, वो खुद एक मशाल बन जाती है। तो अमरकांत और सुखदा की ये जो व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं, ये समाज के किन बड़े मुद्दों से टकरा रही थीं? उपन्यास में धर्म का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया गया है। हाँ, और प्रेमचंद धर्म पर बहुत तीखा और बेबाक प्रहार करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि वो धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं है। तो फिर किसके खिलाफ है? वो धर्म के नाम पर चल रही दुकानदारी, पाखंड और शोषण के खिलाफ हैं। उपन्यास में एक बहुत दमदार पंक्ति है, जो धर्म इंसान को इंसान से दूर करे, वो धर्म नहीं, अधर्म है। ये तो आज भी उतना ही सच लगता है। हमेशा लगेगा। उपन्यास में मंदिरों में दलितों के प्रवेश का आंदोलन दिखाया गया है। अमरकांत कहता है कि जिस मंदिर में भगवान अपने ही बनाए इंसानों में भेद करे, वो मंदिर नहीं हो सकता। वो धर्म के ठेकेदारों, महंतों और पंडितों को चुनौती देता है, जो आम लोगों को डराकर और अंधविश्वास फैलाकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। प्रेमचंद का मानवतावाद किसी भी संगठित धर्म से ऊपर है। उनके लिए सबसे बड़ी पूजा है इंसान की सेवा। और सेवा का यही भाव उन्हें किसानों और मजदूरों के संघर्ष से भी जोड़ता है। कर्मभूमि में किसानों की जो हालत दिखाई गई है, वो तो दिल दहला देने वाली है। क्योंकि प्रेमचंद ने उस दर्द को जिया था। वो खुद गांव की पृष्ठभूमि से थे। 1930 के दशक में वैश्विक मंदी का असर भारत के किसानों पर बहुत बुरा पड़ा था। अच्छा। लगान बहुत सादा था। जमींदार और अंग्रेजी हुकूमत दोनों मिलकर उन्हें लूट रहे थे। कर्मभूमि सिर्फ इस समस्या को दिखाती नहीं, बल्कि इसके समाधान की तरफ भी इशारा करती है। अमरकांत किसानों को इकट्ठा करता है, उन्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है। और वो लगान बंदी आंदोलन शुरू करता है, जो एक तरह से सीधी बगावत थी। बिल्कुल, ये सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती थी। और यहीं से अमरकांत की असली परीक्षा शुरू होती है। जब आप सत्ता से टकराते हैं, तो सत्ता पूरी ताकत से आपको कुचलने की कोशिश करती है। उसे देशद्रोही कहा जाता है। देशद्रोही कहा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, उस पर बहुत जुल्म होते हैं। उसके सारे निजी सुख, उसका पारिवारिक जीवन, सब कुछ इस संघर्ष की आग में भस्म हो जाता है। और यहीं पर उपन्यास का शीर्षक कर्मभूमि अपने सही मायने में सामने आता है ना। एकदम एकदम। कर्मभूमि यानी वो रण क्षेत्र जहां आपको अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना पड़ता है। और इस लड़ाई में हार जीत का मतलब पारंपरिक नहीं होता। मतलब अमरकांत शायद लगान माफ ना करवा पाए, शायद वो व्यवस्था को पूरी तरह बदल ना पाए, लेकिन उसका संघर्ष, उसका बलिदान, वही उसकी नैतिक जीत है। प्रेमचंद का संदेश बहुत साफ है। कर्मभूमि में हार नहीं होती, केवल बलिदान होते हैं। कर्म करना, संघर्ष करना, यही अपने आप में एक मकसद है। हाँ, फल की चिंता नहीं करनी है। ये गीता का कर्मणे वाधिकारस्ते का ही एक आधुनिक सामाजिक संस्करण है एक तरह से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस उपन्यास का स्थायी संदेश क्या है? आज के दौर में एक पाठक के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके कई स्तर हैं। पहला और सबसे साफ संदेश तो शिक्षा के उद्देश्य को लेकर है। क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी और पैसा कमाना है, या समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी भी है? प्रेमचंद कहते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर अन्याय देखकर भी चुप रहता है, तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। ये बात तो आज के नौजवानों को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, जो अक्सर करियर और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच फंसे महसूस करते हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है स्त्री पुरुष की बराबरी का। सुखदा के जरिए प्रेमचंद ने दिखाया कि औरत सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं बनी है, उसमें नेतृत्व करने की, समाज को बदलने की उतनी ही क्षमता है जितनी पुरुष में। और तीसरा, जैसा हमने बात की, सच्ची देशभक्ति और सच्चे धर्म की परिभाषा। देशभक्ति नारे लगाने में नहीं, बल्कि देश के गरीब और कमजोर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के काम में है। और सबसे बड़ा धर्म मानवता है। ये सारे मुद्दे, किसानों की समस्या, धार्मिक पाखंड, महिलाओं के अधिकार, भ्रष्टाचार, ये आज भी हमारे समाज की बड़ी सच्चाइयां हैं। शायद इसीलिए कर्मभूमि पुरानी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि ये उपन्यास हमें एक बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक सार्थक जीवन क्या है? क्या वो आराम, सुरक्षा और व्यक्तिगत सफलता में है, या फिर वो अपने आराम के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीने में, समाज के लिए कुछ करने में है? अमरकांत और सुखदा दोनों अलग अलग रास्तों से इसी दूसरे विकल्प को चुनते हैं। वो आराम को छोड़कर संघर्ष को चुनते हैं। तो कर्मभूमि महज एक कहानी नहीं है, ये एक नैतिक दिशा सूचक है, एक गाइड की तरह, जो हमें याद दिलाता है कि जब व्यक्तिगत सुख
और सामाजिक कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़े तो ज्यादा मुश्किल लेकिन ज्यादा सार्थक रास्ता कौन सा है? हाँ, ये हमें बेचैन करने वाली किताब है। ये हमें आराम से बैठने नहीं देती। ये हमें अपने आसपास देखने और सवाल पूछने के लिए उकसाती है। और एक महान साहित्य की यही पहचान होती है। वो आपको जवाब नहीं देता, वो आपके अंदर सही सवाल पैदा करता है। तो कर्म भूमि पर हमारी ये गहरी पड़ताल हमें कर्तव्य और व्यक्तिगत सुख के उस शाश्वत द्वंद्व को समझने में मदद करती है, जिससे शायद हर पीढ़ी को, हर व्यक्ति को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, एक दर्शन है। और ये विश्लेषण हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना चाहिए। आज के दौर में हमारी कर्म भूमि क्या है? वो कौन सा मैदान है जहां हमारे सिद्धांतों की, हमारी इंसानियत की परीक्षा होनी है? और क्या हम उस परीक्षा के लिए तैयार हैं?